नमस्कार। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारे पास जो ये तमाम स्रोत हैं, लेख, रिपोर्ट्स, कुछ सरकारी दस्तावेज भी ये बताते हैं कि मामला इतना सीधा नहीं है। कई परतें हैं इसमें। बिल्कुल। आज सोमवार 25 अगस्त 2025 है और ये जो नए टैरिफ हैं, ये परसों से मतलब 27 अगस्त से लागू होने वाले हैं। हाँ, वक्त बहुत कम है। तो सवाल यही है कि ये अचानक ऐसा क्यों हुआ, भारत पर इसका असर क्या दिख रहा है और ये सब भारत की जो पूरी व्यापार यात्रा रही है उसमें कहाँ फिट बैठता है। चलिए इन्हीं स्रोतों को आज खंगालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये जो मुख्य मुद्दा है, अमेरिकी सरकार ने भारतीय आयातों पर एक और 25% टैरिफ लगा दिया। कुल मिला के 50% हो गया। जी। ये मतलब रातों रात तो नहीं हुआ होगा, कुछ बैकग्राउंड होगा इसका। बिल्कुल नहीं। जैसा हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, ये अमेरिका भारत व्यापार संबंधों में जो तनाव पहले से चल रहा था, उसी का नतीजा है एक तरह से। अच्छा। और ये समझना भी जरूरी है कि ये 50% का आंकड़ा बना कैसे। ये सिर्फ एक टैरिफ नहीं है। हाँ, वो ही मैं पूछने वाली थी। इसके कई हिस्से हैं ना? सही कहा आपने। इसमें एक तो 10% का बेसलाइन टैरिफ है जो अप्रैल 2025 से ही कई देशों पर लगा था। फिर उसके ऊपर एक 15% का पारस्परिक टैरिफ लगाया गया। ट्रंप प्रशासन ने यह दलील दी थी कि भारत के अपने टैरिफ बहुत ऊंचे हैं, तो जवाब में ये लगाया। अच्छा, वो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला मामला। जी। और अब उसके ऊपर ये ताज़ा 25% की पेनल्टी जोड़ दी गई है। बाप रे। तो ये सब मिलकर 10 + 15 + 25 यानी पूरे 50% बढ़ जाते हैं। 50%? ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा है। जी, बहुत ज्यादा। किसी भी देश के एक्सपोर्ट के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और अमेरिका इसके लिए कारण क्या बता रहा है? स्रोतों में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप के बयान है, व्हाइट हाउस का आदेश भी है। मुख्य वजह क्या गिनाई जा रही हैं? देखिए, कारण कई बताए जा रहे हैं। एक तो वो पुरानी दलील है ही, राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट भी यही दोहराता है कि भारत के टैरिफ बहुत ज्यादा हैं, व्यापार में रुकावटें हैं वगैरह। लेकिन जो बात इस बार ज्यादा जोर पकड़ रही है और कई स्रोतों में प्रमुखता से दिख रही है, चाहे वो ट्रंप का ट्वीट हो, व्हाइट हाउस का आदेश हो या कस्टम्स की अधिसूचना हो, वो है भारत का रूस से लगातार तेल और सैन्य साजो सामान खरीदना। अच्छा, वो रूस वाला एंगल, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। हाँ, बिल्कुल। अमेरिकी प्रशासन इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक तरह का असामान्य और असाधारण खतरा मान रहा है। खतरा मतलब ये शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। जी हाँ, इसके लिए उन्होंने बाकायदा कानूनों का हवाला दिया है, जैसे IEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये कानून राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल में आर्थिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। साथ ही सेक्शन 232 का भी जिक्र है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की बात करता है। और कुछ विश्लेषण तो इसे अनुचित व्यापार प्रथाओं वाले सेक्शन 301 और भारत की ब्रिक्स में बढ़ती सक्रियता से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो मतलब साफ है कि ये सिर्फ व्यापार का मसला नहीं है, इसमें भू राजनीति पूरी तरह से शामिल है। बिल्कुल, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है। अच्छा, तो जैसे ही ये 50% टैरिफ की खबर आई, भारत में क्या हलचल हुई? बाजार ने कैसे रिएक्ट किया? तुरंत कुछ असर दिखा? फौरी असर तो दिखा, बिल्कुल। एक इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि घोषणा के फौरन बाद रुपया कमजोर हुआ। डॉलर के मुकाबले 87.72 तक चला गया था। ओह। शेयर बाजार में थोड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। एक दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन मतलब 7 अगस्त को व्हाइट हाउस का आदेश आया, उस दिन सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा ऊपर बंद हुए थे। हाँ, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि कुछ जरूरी चीजों को, जैसे फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट मिलने की खबर पहले ही बाजार में आ गई थी, तो थोड़ी राहत मिली। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्टर वाइज देखें तो अलग अलग सेक्टरों में दबाव साफ दिख रहा था। अच्छा, तो कौन से वो सेक्टर हैं जिन पर सबसे ज्यादा मार पड़ने की आशंका जताई जा रही है? स्रोतों में हमने देखा रत्न और आभूषण का जिक्र बार बार आ रहा है। हाँ, रत्न और आभूषण सेक्टर वाकई में बहुत चिंता में है। भारत करीब करीब $10 बिलियन का निर्यात अमेरिका को करता है सेक्टर में। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मतलब JJEPC, उन्होंने इसे गहरी चिंता का विषय कहा है। आप सोचिए, अगर सप्लाई चेन बाधित होती है तो हजारों नौकरियां जा सकती हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है इस सेक्टर के लिए। सही बात है। अच्छा, फार्मा सेक्टर की बात करें तो भारत तो अमेरिका के लिए जेनेरिक दवाओं का एक तरह से हब
माना जाता है, वहाँ क्या स्थिति है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू इस पूरे मामले का। भारत सालाना करीब $8 बिलियन की दवाएं अमेरिका भेजता है। बहुत बड़ा सप्लायर है। तो जब ये खबर आई तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर गिरे भी थे शुरुआत में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? फार्मा उत्पादों को इन 50% टैरिफ से छूट दी गई है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है फार्मा सेक्टर के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ी राहत है। और एक स्रोत तो ये भी बताता है कि सिर्फ 2022 में भारतीय जेनेरिक दवाओं ने अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम के करीब $220 बिलियन बचाए थे। अरे वाह! तो मतलब एक तरह से जरूरत भी है उनको हमारी दवाओं की। बिल्कुल, तो शायद इसीलिए इसे छूट दी गई। अच्छा, तो फार्मा बच गया। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी जिक्र था, खासकर अब जब आईफोन वगैरह की असेंबली भारत में होने लगी है। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण सेक्टर है। भारत स्मार्टफोन्स के मामले में अमेरिका का टॉप सप्लायर बन गया था। हाँ। एप्पल का यहाँ आना एक बहुत बड़ी कहानी थी मेक इन इंडिया के लिए। हाँ। इस सेक्टर पर भी खतरा मंडरा रहा था, जाहिर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि फार्मा की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स और कुछ जरूरी खनिजों को भी इस 50% टैरिफ से छूट मिली है। अच्छा, तो मतलब कुछ प्रमुख क्षेत्रों को बचा लिया गया है। हाँ, ऐसा लगता है। शायद अमेरिका भी अपनी सप्लाई चेन को पूरी तरह बाधित नहीं करना चाहता इन जरूरी चीजों में। लेकिन कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स, वो तो शायद सीधे निशाने पर आ गया होगा। बिल्कुल, कपड़ा और परिधान सेक्टर पर असर दिख रहा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स, वेलस्पुन लिविंग जैसी कंपनियों के शेयर गिरे हैं। भारत पहले से ही वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहा था। वो अमेरिका से कम टैरिफ की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब ये 50% टैरिफ बढ़ने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। सोचिए, गैप, वॉलमार्ट, कॉस्टको जैसे कितने बड़े अमेरिकी खरीदार यहीं से माल लेते हैं। हाँ, ये तो एमएसएमईज के लिए भी बड़ा झटका होगा। बिल्कुल, इस सेक्टर में एमएसएमईज का बहुत बड़ा योगदान है। और क्योंकि अमेरिका बार बार रूस से तेल खरीदने का मुद्दा उठा रहा है, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं, इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, रिलायंस वगैरह, उन पे क्या असर हुआ है? असर तो उन पर भी हुआ है। इन कंपनियों के शेयर भी गिरे हैं। एक स्रोत का डेटा नेक्स्ट आईएएस का FY25 का बताता है कि भारत अपने कुल तेल आयात का लगभग 37% रूस से ले रहा है, वो भी रियायती दाम पर। 37%? ये तो काफी ज्यादा है। जी, तो अगर अमेरिकी दबाव में ये बंद करना पड़ता है या कम करना पड़ता है तो इन रिफाइनरियों के मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा, उनकी कमाई घटेगी। इनके अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जहां असर दिख सकता है? लिस्ट लंबी है। चमड़ा और जूते हैं, समुद्री उत्पाद हैं, खासकर झींगा, जिस पर पहले से ही अमेरिका में एंटी डंपिंग ड्यूटी का मसला चल रहा था। अच्छा। फिर रसायन हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, कृषि उत्पाद हैं और इंजीनियरिंग गुड्स। एक अनुमान यह भी है कि अकेले इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में 4 से 5 बिलियन डॉलर तक की गिरावट आ सकती है। क्रिसिल रेटिंग्स ने भी अपनी रिपोर्ट में हीरा, पॉलिशिंग, झींगा, होम टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों पर खास असर की चेतावनी दी है। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें, अमेरिका को भारत का निर्यात करीब 87 बिलियन डॉलर का है, जो हमारी जीडीपी का लगभग 2.5% बनता है। तो क्या ये टैरिफ हमारी जीडीपी ग्रोथ पर भी असर डालेंगे? अनुमान तो यही है। माना जा रहा है कि इससे जीडीपी ग्रोथ में 0.2% से 0.5% तक की कमी आ सकती है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसा आपने कहा, जो छोटे और मंझोले उद्योग हैं, एमएसएमईज, खासकर कपड़ा और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब बाजार में टिके रहने की जो क्षमता है, वो कमजोर हो सकती है। ये तो हुई असर की बात। काफी गंभीर तस्वीर लग रही है कुछ सेक्टरों के लिए। जी। अब आते हैं भारत के रुख पर। भारत की प्रतिक्रिया क्या रही है? क्या भारत दबाव में दिख रहा है? प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री के बयानों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। भारत का रुख काफी कड़ा और स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंचों पर, चाहे वो अहमदाबाद की रैली हो या स्वामीनाथन कॉन्फ्रेंस, साफ शब्दों में कहा है कि भारत दबाव नहीं झेलेगा, अपनी ताकत बढ़ाएगा और देश के किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने मेड इन इंडिया और स्वदेशी पर फिर से जोर देने की बात भी दोहराई है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान तो और भी तीखे थे, है ना? हाँ, WION की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अमेरिकी रवैये पर एक तरह से कटाक्ष करते हुए कहा कि ये एक प्रो बिजनेस अमेरिकी प्रशासन के लिए काफी विडंबनापूर्ण कदम है। उन्होंने बिल्कुल सीधे कहा कि अगर आपको भारतीय तेल या रिफाइंड उत्पाद पसंद नहीं है तो मत खरीदिए, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। उन्होंने पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड की तरफ भी साफ इशारा किया, जो खुद रूस के साथ किसी न किसी रूप में व्यापार जारी रखे हुए हैं। वो पॉइंट भी वैलिड है। अच्छा, ये तो हुई राजनीतिक बयानबाजी, जो जरूरी भी है, लेकिन जमीनी स्तर पर
आधिकारिक तौर पर भारत क्या कदम उठा रहा है? क्या हम भी बदले में टैरिफ लगा रहे हैं जैसे पिछली बार हुआ था? देखिए, अभी तक तो बदले की कोई सीधी कार्रवाई की घोषणा नहीं हुई है। विदेश मंत्रालय ने इन टैरिफ्स को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित जरूर बताया है। लेकिन लगता है भारत इस बार एक सोची समझी, मल्टी प्रोंग्ड मतलब कई मोर्चों वाली रणनीति अपना रहा है। कैसी रणनीति? पहला जोर तो कूटनीतिक बातचीत पर है। सरकार लगातार कह रही है कि वो एक निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए कोशिश कर रही है, और इसके लिए उन्होंने फॉल 2025 यानी इसी साल पतझड़ तक की एक समय सीमा भी रखी है। पतझड़ 2025 तक। अच्छा, और जो उद्योग प्रभावित हुए हैं उनके लिए क्या सरकार कुछ कर रही है, कोई मदद? हाँ, उस पर भी बात हो रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सीधी सब्सिडी देने से तो मना किया है, लेकिन जो एमएसएमईज प्रभावित हुए हैं उनके लिए कुछ राहत के उपायों का प्रस्ताव जरूर है। जैसे ब्याज में छूट देना, लोन गारंटी स्कीम्स लाना, सर्टिफिकेशन की जो फीस लगती है उसे कम करना, इस तरह की कदम। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा फोकस है बाजारों में विविधता लाने पर, मतलब डाइवर्सिफिकेशन। यानी सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहना। बिल्कुल। कोशिश ये है कि चीन, लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व जैसे नए बाजारों में निर्यात को बढ़ाया जाए। आनंद महिंद्रा जैसे बड़े उद्योगपति भी यही बात कह रहे हैं कि हमें अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। हाँ, वो तो लॉजिकल भी लगता है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो लोकल के लिए वोकल या स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान है, वो भी इसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है कि हम अपनी घरेलू मांग और उत्पादन को इतना मजबूत करें कि बाहरी झटकों का असर कम से कम हो। लेकिन इसमें एक पेंच लगता है। इकोनॉमिक टाइम्स की ही एक रिपोर्ट 8 अगस्त की बता रही है कि ट्रंप का कहना है कि जब तक ये विवाद सुलझ नहीं जाता तब तक भारत के साथ कोई व्यापार वार्ता नहीं होगी। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है। तो फिर वो पतझड़ 2025 वाली समय सीमा का क्या मतलब रह जाएगा? बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? बिल्कुल सही सवाल है। ये एक तरह का गतिरोध, एक डेडलॉक की स्थिति तो बना ही रहा है। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह काफी अड़े हुए दिख रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पर्दे के पीछे की कूटनीति यहाँ कैसे काम करती है, या क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है या नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए, अब थोड़ा पीछे चलते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये आज का मसला तो है, लेकिन भारत की जो पूरी व्यापार नीति रही है उसका सफर भी तो काफी दिलचस्प रहा है ना। आजादी के बाद से अब तक काफी बदलाव आए हैं। बहुत दिलचस्प सफर रहा है। बिल्कुल, आप देखिए, आज़ादी के तुरंत बाद करीब 1950 से लेकर 1980 के दशक तक भारत ने काफ़ी संरक्षणवादी नीति अपनाई थी। उसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन या आयात प्रतिस्थापन कहते थे। हाँ, मतलब बाहर से मंगाने के बजाय खुद ही देश में चीजें बनाना। बिल्कुल। मकसद था आत्मनिर्भर बनना, खासकर जो हमारा औपनिवेशिक अनुभव रहा था उसके बाद ये स्वाभाविक भी था। उद्योगों पर बहुत ज्यादा सरकारी नियंत्रण था, जिसे बाद में मजाक में लाइसेंस राज या परमिट राज कहा जाने लगा। लेकिन इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सुस्त रही। वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाली बात जो कही जाती थी। हाँ, वो जुमला उसी दौर का है, हालांकि विवादास्पद है। लेकिन ये सच है कि आर्थिक विकास दर काफी समय तक करीब 3.5-3.6% सालाना के आसपास ही अटकी रही। व्यापार घाटा भी बना रहा। तो 1980 के दशक तक आते आते ये साफ होने लगा था कि इस मॉडल की अपनी सीमाएं हैं। फिर धीरे धीरे कुछ उदारीकरण शुरू हुआ राजीव गांधी के समय में, लेकिन वो भी बहुत नपातोला था। और फिर आया 1991 का वो बड़ा ऐतिहासिक मोड़। बिल्कुल, 1991 एक वाटरशेड मोमेंट था। भारत तब एक भयानक भुगतान संतुलन के संकट से गुजर रहा था। कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। सिर्फ 3 हफ्ते? जी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। इस संकट ने भारत को बड़े आर्थिक सुधारों के लिए मजबूर किया। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो कदम उठाए। लाइसेंस राज को काफी हद तक खत्म किया गया, व्यापार को खोला गया, टैरिफ कम किए गए, विदेशी निवेश का स्वागत हुआ। भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने का फैसला किया। और इसी दौर में हमारे आईटी सेक्टर का फिनोमिनल उदय हुआ। हाँ, वो भी इसी माहौल का नतीजा था। खासकर जो Y2K की समस्या आई थी 2000 में, उसने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए दुनिया भर में दरवाजे खोल दिए। आज सर्विस सेक्टर हमारे कुल निर्यात का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा है। एक ग्राफ भी हमारे स्रोतों में जो दिखाता है कि 1991 के बाद जीडीपी में व्यापार का हिस्सा कैसे तेजी से ऊपर गया। फिर 2000 के दशक में निर्यात बढ़ाने और मुक्त व्यापार समझौतों FTAs पर जोर दिया गया। और अब हम वैश्विक एकीकरण के एक नए दौर में हैं, जहां भारत दुनिया के साथ और गहराई से जुड़ने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अमेरिका के साथ रिश्ते भी तो हमेशा एक जैसे नहीं रहे, उनमें भी उतार चढ़ाव आते रहे हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, काफ़ी उतार चढ़ाव भरे रहे। अगर हम हाल की बात करें तो ट्रंप के पिछले कार्यकाल 2018-19 में भी तनाव बढ़ा था। हाँ, याद है, स्टील और एल्यूमिनियम पर वो सेक्शन 232 टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने। जी, और फिर भारत को जीएसपी यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्रोग्राम से हटा दिया था। उसका क्या असर हुआ था? उससे भारत के करीब $5.6 बिलियन के निर्यात पर जो ड्यूटी फ्री छूट मिलती थी अमेरिका में, वो खत्म हो गई थी। ओहो। जवाब में भारत ने भी बादाम, अखरोट, सेब जैसे कुछ 28 अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाए थे। तो वो एक दौर था तनाव का। हालांकि तब भी रक्षा संबंध मजबूत बने रहे थे। और फिर बाइडेन के आने के बाद थोड़ी नरमी आई थी रिश्तों में। हाँ, बाइडेन प्रशासन के दौरान संबंध कुछ सुधरे थे। व्यापार ने तो रिकॉर्ड स्तर छू लिया था। वित्त वर्ष 2023 में 128.55 बिलियन पहुंच गया था और अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था। तो मतलब चीजें बेहतर हो रही थीं और फिर अचानक ये 50% वाला झटका। जी बिल्कुल, यही बात इसे और ज्यादा चौंकाने वाली बनाती है। यहाँ एक बात और है जो बहुत दिलचस्प है और शायद थोड़ी चौंकाने वाली भी। जी। वो नीति आयोग की जुलाई 2025 की ट्रेड वॉच रिपोर्ट से निकली है। हाँ, मैंने भी वो रिपोर्ट देखी। वो रिपोर्ट इस 50% टैरिफ के झटके से पहले के विश्लेषण पर आधारित है और वो ये कह रही है कि चीन, मेक्सिको जैसे देशों पर जो पहले से अमेरिकी टैरिफ लगे हुए थे, उनकी वजह से भारत असल में अमेरिका में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने की स्थिति में था। मतलब हमें फायदा हो सकता था। ये वाकई कमाल की बात है और दिखाती है कि वैश्विक व्यापार कितना अप्रत्याशित हो गया है। रिपोर्ट का कहना है कि कई अहम क्षेत्रों में, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी HS कोड 85, न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी HS 84, कपड़े HS 61, 62, 63 और गाड़ियां HS 87, भारत को फायदा मिलने की उम्मीद थी। क्यों? क्योंकि इन चीजों पर हमारे जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, जैसे चीन और मेक्सिको, उन पर अमेरिका ने पहले से ज्यादा टैरिफ लगा रखे थे। तो भारतीय सामान उनके मुकाबले सस्ता पड़ सकता था। एक तरह से हमारे लिए एक मौका बन रहा था अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का। और अब इन नए 50% टैरिफ ने उस मौके पर पानी फेर दिया। बिल्कुल, ये वैश्विक व्यापार की अस्थिरता का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे रातों रात हालात बदल जाते हैं। सही कहा। शायद इसीलिए भारत अब दूसरे देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों मतलब FTAs पर इतनी तेजी से काम कर रहा है, ताकि एक बाजार पर निर्भरता कम हो। हाँ, ये बिल्कुल भारत की डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण की रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। अमेरिका पर निर्भरता कम करना बहुत जरूरी हो गया है। कौन कौन से देशों के साथ चल रही है बात? देखिए, यूके के साथ FTA फाइनल हो चुका है, बस लागू होना बाकी है। UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो समझौते पहले हो चुके हैं, उनका फायदा अब दिखने भी लगा है। हमारे निर्यातक अब उन समझौतों के तहत प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन COS का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें वहां के बाजार में टैरिफ में छूट मिलती है। अच्छा। इसके अलावा EU, कनाडा, ओमान, पेरू जैसे कई और देशों और समूहों के साथ बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। और इन FTA से क्या उम्मीदें हैं, जैसे यूके वाले से? उम्मीदें काफी हैं। यूके वाले FTA से ही यह अनुमान है कि भारत के लगभग 99% निर्यात पर जो यूके में टैरिफ लगता है, वो खत्म हो जाएगा। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे IT एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, उनके लिए वहां जाकर काम करना आसान होगा। और एक अनुमान ये भी है कि अगले 5 सालों में इससे 10 लाख से ज्यादा नौकरियां भारत में पैदा हो सकती हैं। 10 लाख, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, तो ये FTAs भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मौजूदा माहौल में। अगर हम इस पूरे मामले को अब थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें, दुनिया के नक्शे पर रखकर देखें, तो क्या तस्वीर उभरती है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका रह गई है ऐसे माहौल में जहां देश एक तरफा टैरिफ लगा रहे हैं? देखिए, WTO का काम है वैश्विक व्यापार के नियम बनाना और देशों के बीच अगर कोई व्यापारिक विवाद हो तो उसे सुलझाना। लेकिन पिछले कुछ सालों से, खासकर जब से ये एक तरफा टैरिफ लगाने का चलन बढ़ा है, WTO की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप तो पहले भी WTO की काफी आलोचना करते रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट भी यही कहती है कि ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता इस समय ऐतिहासिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर है। WTO ने खुद 2025 में वैश्विक व्यापार में थोड़ी गिरावट या संकुचन का अनुमान लगाया है, तो माहौल चुनौतीपूर्ण है। एक और बात आजकल बहुत चल रही है, फ्रेंच शोरिंग और रीशोरिंग, यानी कंपनियां अपना उत्पादन चीन जैसे देशों से हटाकर भारत जैसे दोस्त देशों में या फिर वापस अपने ही देश में ला रही हैं। क्या भारत इसका फायदा उठा सकता है इस माहौल में? सैद्धांतिक तौर पर तो हाँ, बिल्कुल उठा सकता है। ये जो ट्रेंड है, ये भारत के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है।
नीति आयोग की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र है कि चीन से हटकर निवेश दक्षिण पूर्व एशिया, मेक्सिको और भारत जैसे देशों की तरफ आ सकता है। भारत सरकार कोशिश भी कर रही है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए। लेकिन वही बात है, जैसा हम अभी अमेरिका के साथ देख रहे हैं, अगर ऐसे व्यापारिक टकराव बढ़ते रहे और एक तरफा टैरिफ लगते रहे तो ये फ्रेंडशोरिंग वाला फायदा भी कम हो सकता है, क्योंकि कंपनियां फिर ऐसे अस्थिर माहौल में बड़ा निवेश करने से हिचकिचा सकती हैं। उन्हें एक निश्चित और भरोसेमंद नीतिगत माहौल चाहिए होता है। हाँ, ये भी सही है। अच्छा, जो विशेषज्ञ हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? क्या वो इसे सिर्फ एक रूटीन ट्रेड डिस्प्यूट, मतलब एक आम व्यापारिक झगड़ा मान रहे हैं? नहीं, ज्यादातर विशेषज्ञ ऐसे उससे कहीं ज्यादा गहरा मान रहे हैं। जैसा कि एक स्रोत क्लियरटेक्स्ट में कुछ विश्लेषकों ने कहा भी, वो इसे एक तरह का आर्थिक ब्लैकमेल या इकोनॉमिक कोर्जन की तरह देख रहे हैं। ब्लैकमेल? हाँ, मतलब उनका मानना है कि इसका असली मकसद शायद भारत को कुछ भू राजनीतिक मुद्दों पर, खासकर रूस के मामले में, अमेरिकी लाइन पर लाना है और व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ही है, और आनंद महिंद्रा जैसे उद्योग जगत के बड़े नाम भी यही सलाह दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करे और तेजी से अपने बाजारों में विविधता लाए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही उलझी हुई, एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर है। एक तरफ अमेरिका है जो अपने कारण गिना रहा है, व्यापार घाटा, रूस से भारत की खरीद, राष्ट्रीय सुरक्षा, और उसके आधार पर ये सख्त टैरिफ लगा रहा है। दूसरी तरफ भारत है जो अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्ता, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहा है। अपनी व्यापार यात्रा के एक नए, शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, और फिलहाल तो दबाव में झुकता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ दो देशों के बीच आयात निर्यात के आंकड़ों का मामला नहीं रह गया है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, बदलते हुए पावर बैलेंस, राष्ट्रीय हितों की टकराहट और एक तरह से जो दुनिया बंटती हुई दिख रही है उसकी कहानी कह रहा है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका अपने वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहता है। इस टकराव में दोनों के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा है। और यहीं पर शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात भी है। इस व्यापारिक टकराव का जो तात्कालिक आर्थिक असर है वो तो हम देख ही रहे हैं। कुछ सेक्टर मुश्किल में है, शायद ग्रोथ पर भी असर पड़े, लेकिन क्या ये घटना लंबे समय में भारत की जो वैश्विक साझेदारियां हैं, उसकी जो आत्मनिर्भर भारत की महत्वाकांक्षा है, उसको एक नई दिशा देगी? ये एक अहम सवाल है। क्या ये हमें अपनी सप्लाई चेन को और तेजी से बदलने के लिए, अपनी घरेलू क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा, खासकर ऐसी दुनिया में जो लगातार ज्यादा बढ़ती हुई और अनिश्चित होती जा रही हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर शायद आने वाले महीनों और सालों में हमें और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इन तमाम स्रोतों की इस गहरी पड़ताल ने आपको इस जटिल मुद्दे को कई अलग-अलग नजरियों से समझने में कुछ मदद की होगी। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ। धन्यवाद।